हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। सबसे पहले तो दोस्तों कल मेरी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगी, क्योंकि उसका रीज़न भी है मेरे पास कि 6 तारीख को मेरा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था। मेरा हिस्ट्री से है, तो मेरा 6 तारीख को था और मेरा सेंटर थोड़ा दूर गया था घर से दोस्तों। मैं फ़िलहाल प्रयागराज में रह रही हूँ और मेरा सेंटर बनारस गया था, तो इसलिए आने जाने की जो थकान हो गई थी, थोड़ा-सा तबीयत भी गड़बड़ हो गई थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी साझा नहीं कर पाई। तो जिन लोगों का दोस्तों एग्ज़ाम हो चुका है, तो उनको तो खुद का एक्सपीरियंस हो गया होगा, लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है अभी पेपर, आगे होना है, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें ज़रूर बताना चाहूँगी, पेपर 1 के बारे में और पेपर 2 के भी बारे में। पेपर 1 के बारे में सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, किसी को भी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर 1 जैसा हम लोग ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तर्ज पे दोस्तों, बिल्कुल आपको इसी तर्ज पे पेपर 1 मिल रहा है। जिस हिसाब से जितने क्वेश्चन हम लोग जैसे सॉल्व कर रहे हैं इसमें, मुझे तो मतलब बिल्कुल पीवाईक्यूज़, अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज़ अच्छे से किए हैं दोस्तों, तो आपके मुझे लगता है 30 से 40 क्वेश्चन कोई नहीं पकड़ सकता। बिकॉज़ 4-5 क्वेश्चन तो सीधे-सीधे रिपीट हो गए थे और डीआई भी ठीक-ठाक थी, बट हाँ, कैलकुलेशन उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा था, इसीलिए कुछ लोगों को डीआई थोड़ी-सी टफ लगी। बट अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस ठीक-ठाक की है, तो डीआई भी ठीक थी। जैसे नॉर्मली हम लोग कर रहे हैं ये प्रैक्टिस, ऐसी ही थी डीआई भी। और दोस्तों हाँ, माध्य विचलन के 2 क्वेश्चन आए थे सीधे-सीधे मैथ के। माध्य विचलन के और लाभ हानि से एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, और पर्यावरण से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो पर्यावरण भी आप लोग देख लीजिए। और हाँ दोस्तों, विक्रमशिला को लेके एक क्वेश्चन आया था, और हाँ, रीजनिंग से भी 1-2 क्वेश्चन आए थे, बट कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं थे। मैथ और रीजनिंग के मुझे क्वेश्चन थोड़ा इजी लगे, बहुत हार्ड नहीं थे। और दोस्तों, और जो दोस्तों पैसेज था, पैसेज भी बहुत अच्छा था। पैसेज आया था पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, उस बेस्ड पे पूरा पैसेज आया था, और उसी बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि मेरा हिस्ट्री का था, तो हिस्ट्री का ही पैसेज भी आया था पेपर 1 में। और पेपर 2 की बात करूँ, तो पेपर 2 का एक्सपीरियंस भी दोस्तों बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता है पिछली बार की अपेक्षा इस बार का जो पेपर 2 था, वो काफ़ी ईज़ी रहा और काफ़ी अच्छा भी था। और इस बार तो मतलब टाइम भी ठीक-ठाक मेरा मैनेज होके बच भी गया था, ताकि आप लोग दोबारा भी क्वेश्चन को एक नज़र मार सकते थे। और फर्स्ट पेपर का एक्सपीरियंस, अगर जिन लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो उनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप लोग पीवाईक्यूज़ को अच्छे से करते रहिए, और इसी से, इन पीवाईक्यूज़ से भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस, और प्लस सेम क्वेश्चंस भी कई बहुत सारे रिपीट हुए हैं। बिकॉज़ इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या में चारों ऑप्शंस जो हैं उनको व्याख्यात किया जाता है, तो उनसे भी क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट फँस गए हैं दोस्तों। तो आप लोग बस पीवाईक्यूज़ करिए, और आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। चलिए हम लोग अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों हाँ, मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, या वो लोग थोड़ा-सा भी निराश हो रहे हैं, या उनको लग रहा है मेरा अभी ठीक नहीं हुआ है, तो उनके लिए मैं बस इतना बोलना चाहूँगी दोस्तों, कि हो सकता है कि थोड़ी-सी मेहनत कम रह गई हो, तो आपको निराश नहीं होना है। आपको जून के एग्ज़ाम के लिए रेगुलर प्रैक्टिस जारी रखनी है। आपको एक भी दिन गैप नहीं करना है। डेली 2, 3, 4 घंटे जो भी आप अपने हिसाब से देते हैं, इस एग्ज़ाम को दीजिए, और पीवाईक्यूज़ अच्छे से करते रहिए, और इसकी तैयारी रेगुलर करते रहिए। तो जून वाला एग्ज़ाम तो फिर आपका निकलेगा ही निकलेगा। तो निराश नहीं होना है, बस मेहनत करनी है। चलिए हम लोग एग्ज़ाम की तरफ बढ़ते हैं, अपने पेपर की तरफ। पेपर 1 का ये अगला है, इसकी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं विथ एक्सप्लेनेशन आपको सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ। दोस्तों, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती हो जाए, कोई कमी रह जाए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों जैसे स्टूडेंट हूँ, और बस पढ़ती हूँ, और आप लोगों को भी आप लोगों के साथ भी अपना मैटर थोड़ा-सा शेयर करने की कोशिश करती हूँ।
चलिए DI स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित तालिका में 6 विभिन्न विश्वविद्यालयों A से F में शिक्षकों का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। विश्वविद्यालय E में शिक्षकों की कुल संख्या 1856 है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिक्षकों का विश्वविद्यालय वितरण, तो दोस्तों एक तरफ यूनिवर्सिटीज़ दी गई हैं हमारी और दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन टीचर्स, मतलब विश्वविद्यालय और शिक्षकों का वितरण प्रतिशत दिया गया है। तो A से लेके F तक विश्वविद्यालय दिए गए हैं, ABCDEF, और दूसरी तरफ है A का 11% है, B का 17%, C का 19%, D का 6% और E का है 29% और F का 18%। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विश्वविद्यालय B में सबसे पहले हम लोग सारणी भी देखते चलेंगे। B में शिक्षकों की संख्या विश्वविद्यालय D और विश्वविद्यालय E दोनों में मिलाकर शिक्षकों की कुल संख्या का लगभग प्रतिशत है। तो दोस्तों B में दिया गया 17% और विश्वविद्यालय D और E दोनों में मिलाकर, तो D और E का टोटल हम लोग मिला लेंगे तो 29 प्लस 6 हो जाएगा 35, यानी 35%। दोनों में मिलाकर शिक्षकों की कुल संख्या का प्रतिशत निकालना है। तो दोनों का कुल प्रतिशत निकालेंगे हम लोग, क्योंकि 1856% है हमारा, तो इनका पूरा हम लोग 29% बराबर हो जाएगा हमारा 1856%। तो इसका मुझे 100 निकालना है पूरा, तो ये हमारा निकलेगा 6400। कुल शिक्षकों की संख्या निकलेगी 6400 दोस्तों। तो उसके बाद B में 6400 का 17% निकालेंगे हम लोग, और उसके बाद D और E का टोटल कितना हो जाएगा 35%। तो 6400 का 35% निकाल लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग जो D और E का होगा दोस्तों, उसका जो एड ऑन होगा उसको बटे के नीचे रखेंगे, और जो B का प्रतिशत होगा उसको हम लोग बटे के ऊपर रखेंगे, और उसका प्रतिशत हमारा निकल आएगा, तो वो 49, लगभग 49% निकलेगा। अगला क्वेश्चन है। और हाँ दोस्तों, मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों की मैथ थोड़ी कम ठीक है, इंटरेस्ट नहीं है, तो उन लोगों को मैं जो कुछ एक टॉपिक है वो पढ़ने ज़रूरी है, वही मैं बोलूँगी। जैसे कि एक प्रतिशत, ये टॉपिक सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें प्रतिशत से बहुत क्वेश्चन पूछेगा, और लाभ हानि से रिलेटेड अगर आप प्रतिशत पढ़ेंगे तो उसमें लाभ हानि से रिलेटेड भी मतलब एक आध क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो वो भी पढ़ लीजिए। इससे आपके मुझे लगता है DI के भी काफ़ी क्वेश्चन फंस रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर DI में प्रतिशत वाले क्वेश्चन बहुत हैं। तो प्रतिशत ज़रूर पढ़ लें जिन लोगों को मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और वो बहुत लिमिटेड मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बोलूँगी कि आप लोग जो बेसिक एवरेज है वो थोड़ा सा पढ़ लें, और प्रतिशत पढ़ लें, और माध्य विचलन टाइप क्वेश्चन आए थे 1-2, तो वो पढ़ लें। और ज़्यादा मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने लिमिटेड कुछ उससे क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। तो यदि विश्वविद्यालय सी में 25% शिक्षक महिलाएं हैं, तो विश्वविद्यालय C में पुरुष शिक्षकों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों सीधे सीधे समझ लीजिए कि अगर 25% महिलाएं हैं तो पुरुष कितने हो जाएंगे, हर संख्या अपने आप में 100% होती है, तो अगर वो 25% महिलाएं हैं तो 75% पुरुष हो जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले C की जो टोटल संख्या है शिक्षकों की, हम वो निकाल लेंगे दोस्तों। तो C में 19% शिक्षकों की संख्या है, तो हम लोग 6400 का 19% निकालेंगे दोस्तों। 19% जब निकाल लेंगे तो हमारा 1216 आ रहा है, ठीक है। 1216 में का जो 25% है वो महिलाएं हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसका या तो 25% निकाल लेंगे या डायरेक्ट 75%। तो 25% निकाल के फिर उसमें घटाने से बेटर है आप लोग सीधे 1216 का 75% निकालेंगे, आपको पुरुषों की संख्या प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है। यदि विश्वविद्यालय ABC तीनों और विश्वविद्यालय DEF तीनों में शिक्षकों की कुल संख्या क्रमशः L और M है, तो M माइनस L का मान विश्वविद्यालय में शिक्षकों की संख्या के ठीक बराबर है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन B सही होगा, यानी कि D। बाकी आप लोग व्याख्या में देख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया है, बस सिंपल सी चीज़ें पूछी गई हैं, वही आपको बतानी है। जैसे कि ABC इनको ऐड कर लेंगे,
और इसका 64% से संख्या निकालेंगे। और उसके बाद हम लोग DEF का ऐड करके उसका प्रतिशत निकालेंगे और उसको फिर दूसरे से घटा देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि विश्वविद्यालय F के 1/36 शिक्षक प्रोफेसर का वेतन ₹96 प्रतिमाह है तो इन सभी प्रोफेसर का कुल मासिक वेतन क्या है? तो दोस्तों कुल मासिक वेतन पूछा गया, 1/36 मतलब 36 में से एक का वेतन 96,000 है, तो सभी प्रोफेसर का कुल मासिक वेतन। तो जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, बस इसको अच्छे से समझ के पढ़ना है बस, और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि F में शिक्षकों की टोटल संख्या निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग 18% है तो 6400 का 18% निकालेंगे। उसके बाद F के शिक्षकों की कुल संख्या जो दी गई उसका 1/36 कितना निकल रहा है? 32, यानी 32 का 96 है तो 32 इंटू 96,000 हो जाएगा, तो हमारा टोटल वेतन कुल प्रोफेसरों का मासिक वेतन निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय AC, D और F चारों में शिक्षकों की औसत संख्या। औसत संख्या निकालना दोस्तों नॉर्मली है, सभी को आता है, बहुत ईजी है। सबका 6400 से प्रतिशत निकाल लेंगे जो भी दिया गया है और फिर उसका एवरेज निकालेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कथन पहला है, DD ज्ञान दर्शन एक केंद्रीय सरकार के स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल है जिसका प्रसारण दूरदर्शन केंद्र और IGNOU द्वारा किया जाता है। कथन दूसरा है, स्वयं प्रभा में कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए DTH चैनल GS8015 उपग्रह का प्रयोग कर रहे हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, पहला असत्य है और दूसरा सत्य है। DD ज्ञान दर्शन एक दूरदर्शन केंद्र IGNOU से प्रसारित होने वाला एक राज्य के स्वामित्व वाला टेलीविजन चैनल है और यह सूचना प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इसरो के सहयोग में MHRD की एक शैक्षिक मीडिया पहल है और जिसमें IGNOU नोडल एजेंसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कथन पहला है, संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता एक ऐसा संबंध है जिसमें एक विशेषज्ञ प्रयास करता है और किसी नौसिखिए को सांस्कृतिक कौशलों की समझदारी और उपयोग में सहायता करता है। और कथन दूसरा है, स्कैफोल्डिंग वह तकनीक है जिससे कि एक कम कुशल समकक्षी के सहयोग का स्तर बदलकर एक अधिक कुशल समकक्षी के सहयोग के स्तर तक ले जाया जाता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही होगा। कथन पहला भी सत्य है लेकिन दूसरा तो गलत है। दूसरा कथन देख लेते हैं। स्कैफोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ होता है मचान। यह ढांचा निर्माण और भवन बनाते समय ऊपर के भाग तक पहुंच के लिए। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब घर या कोई ऊंची बिल्डिंग बनती है तो जो मजदूर लोग होते हैं वो बाहर लेबर लोग एक बांस की छत जैसे बनाते जाते हैं, उसे ही मचान बोलते हैं। ठीक है, तो बांस आदि का ढांचा तैयार किया जाता है और वाइगोत्स्की के स्कैफोल्डिंग के विचार का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में छोटे बालकों में बुनियादी बातों को सीखने में किया जाता है। और स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण का शिक्षा के क्षेत्र में अर्थ छात्रों की सीखने और समस्या समाधान के लिए दिए जाने वाली सहायता से है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी दोस्तों स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है, स्वचालितता ऑटोमेसिटी अधिक प्रयासों के साथ सूचना की प्रक्रिया है। और कथन दूसरा है, रणनीति निर्माण सूचना के संसाधन के लिए नई प्रक्रियाओं का अन्वेषण है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी होगा। कथन पहला गलत है लेकिन कथन दूसरा सही है। स्वचालितता कम से कम प्रयासों के साथ सूचना की प्रक्रिया है। यह सचेत प्रयास के साथ जटिल कौशल का प्रदर्शन करने की क्षमता को संदर्भित करती है। स्वचालितता वातावरण के साथ एक परिचित और आरामदायक बातचीत की अनुमति प्रदान करता है। स्वचालितता को एकल शब्द स्तर पर तेज, सटीक और सहज शब्द पहचान के रूप में परिभाषित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, समस्या आधारित अधिगम में स्मार्ट शब्द निम्नलिखित को निर्दिष्ट करता है। तो दोस्तों इसमें स्मार्ट का हमें फुल फॉर्म बताना है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, स्पेशल मल्टीमीडिया एरेनाज फॉर रिफाइनिंग थिंकिंग।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन स्वयं के लिए गैर तकनीकी पूर्व स्नातक शिक्षा का राष्ट्रीय संयोजक है? दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा CEC, बी ऑप्शन सही होगा इसका। स्वयं के लिए गैर तकनीकी पूर्व स्नातक शिक्षा का राष्ट्रीय संयोजक CEC है और स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसे शिक्षा नीति के 3 मुख्य सिद्धांतों पहुंच, समता, गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इस प्रयास का उद्देश्य सबसे अधिक वंचितों सहित सभी को सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधन उपलब्ध कराना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कभी कभी शोधकर्ता अपनी रिपोर्ट में सामान्य संक्षेपाक्षरों का प्रयोग करते हैं और संक्षेपाक्षर CF का अर्थ है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा D, कंपेयर या तुलना करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, गैर प्राचलिक परीक्षणों का प्रयोग सरल नहीं होता है और अपेक्षाकृत धीमी प्रक्रिया है, अर्थात उनकी परिगणना में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। और कथन दूसरा है, गैर प्राचलिक परीक्षणों में किसी विशिष्ट वितरण और अनुवर्ती पूर्वानुमान की अपेक्षा नहीं की जाती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है, दोस्तों इसका D ऑप्शन सही होगा। पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा कथन इसका सही है। सांख्यिकीय परीक्षण को जो आंकड़ों के प्रसामान्य बंटन या किसी अन्य धारणा पर आधारित नहीं है, बंटन मुक्त परीक्षण या गैर प्राचलिक परीक्षण के रूप में जाने जाते हैं। आंकड़े को आमतौर पर रैंक या समूहीकृत किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा अभिकथन और तर्क वाला है। तो अभिकथन दिया गया है इसमें, समकक्षी या पीयर समीक्षित जर्नलों में प्रकाशित शोध आलेखों को विशेषज्ञ गंभीरता से लेते हैं। और इसका तर्क है, समकक्षी या पीयर समीक्षित जर्नल में शोध पत्रों की गंभीर समीक्षा नहीं होती है क्योंकि उनका प्रभाव कारक उच्च होता है। तो दोस्तों इसका C ऑप्शन सही होगा। A सत्य है परंतु R जो है वो असत्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि आप उन सैद्धांतिक कारणों को समझना चाहते हैं जिनसे शोधकर्ता एक परियोजना के संचालन के लिए प्रेरित हुए, तो इसके लिए आपको उनके शोध आलेख के लिए किस भाग को पढ़ना होगा। तो इसका B ऑप्शन सही होगा, प्रस्तावना। शोध पत्र के प्रारूप में 3 प्रमुख बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। पहला प्रस्तावना, फिर है विषय वस्तु या मुख्य अंग तथा शोध के प्रमुख निष्कर्ष। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में शोध के प्रकार और 2 में सूची 2 में है वर्णन। दोस्तों चलिए इसका D ऑप्शन दोस्तों सही है। सबसे पहले हम लोग इसकी व्याख्या भी देखते हैं। जो प्रकरण केस अध्ययन है उसका सही मिलान क्या होगा, एकल या कुछ व्यक्तियों का सघन अध्ययन, प्रेक्षात्मक शोध, हस्तक्षेप के बिना उनकी प्राकृतिक व्यवस्था में व्यवहारों का अध्ययन, और अनुदैर्ध्य शोध वह अध्ययन जिसमें प्रतिभागियों के एक समूह का काल अवधि में प्रेरणा और मापन किया जाता है। और D है प्रयोजनात्मक शोध, चर सक्रिय रूप से छल योजित किए जाते हैं और पर्यावरण को यथासंभव नियंत्रित किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अफहकालिक माध्यम का एक उदाहरण है। तो इसका D ऑप्शन सही होगा, समाचार पत्र। उदाहरण देख लीजिए, ईमेल, पत्र एवं समाचार पत्र, ऑनलाइन फोरम, सोशल नेटवर्किंग, वर्चुअल लाइब्रेरी आदि। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आलोचकों के अनुसार व्यापक जन माध्यमों से संस्कृति के प्रसारण का अर्थ किसका प्रसारण है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन C होगा, निम्न संस्कृति। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, डिजिटल माध्यम की मुख्य विशेषताएं निम्न है। A है अंतःक्रियात्मक, B है स्वचालन, C है सस्ती लागत, D है ऊंची लागत और E है एनालॉग टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी से अलग नहीं। तो इसका सही ऑप्शन A होगा, A B C। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संचार के समव्यवहारात्मक निष्कर्ष की महत्वपूर्ण लाक्षणिकताएं निम्न हैं। A है प्रतिपुष्टि दोहराव भरी होती है, B है यह अधिकांशतः अंतर्वैयक्तिक संचार के लिए उपयोगी होती है और C है संदेशों के प्रेषक और प्राप्तकर्ता अपनी भूमिकाएं आपस में बदल सकते हैं। D है प्रतिपुष्टि सहकालिक होती है और E क्या है दोस्तों, शोर की भारी खुराक एक संदेश देती है।
तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी सी डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट वाला है। पहला कथन दिया गया है, जनसंचार के माध्यम मानव अनुभवों के बहुत से अन्य तत्वों के साथ निरंतर अभिवाह की दशा में रहते हैं। और कथन दूसरा है, ऐसी दशा उनके परिचालन और प्रभावों को समृद्ध के साथ साथ दुर्ग्राह्य बनाती है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए होगा। पहला और दूसरा दोनों कथन ही सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा। दोस्तों मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, आप लोग जैसे ये PYQ सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ऐसा ही था, कुछ अलग नहीं था। अगर कोई आपसे ये बोलता है कि क्वेश्चन अलग थे या डिफ़िकल्ट थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे क्वेश्चन आप लाइन बाय लाइन इसमें देखते जा रहे हैं, आपको पेपर में ऐसा ही पेपर मिलने वाला है। क्योंकि आप लोग अभी पेपर देने जाएंगे तो आपको खुद एक्सपीरियंस होगा कि आप लोग अगर ये PYQs कर रहे हैं तो आपको पेपर देख के ऐसा फील आएगा कि आप ये ऐसे ही पेपर करके आए हैं। और एक क्वेश्चन आपको साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का ज़रूर मिलेगा, तो ये ज़रूर पढ़ लें आप। एक व्यक्ति एक बैंक में 12% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये जमा करता है। वह एक दूसरे बैंक में समान 12% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5,000 जमा करता है, जो वार्षिक रूप से मिश्र योजित होता है। 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले में 5,000 का 12% के साथ 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेना है, और दूसरी तरफ हमें 5,000 का 12% के साथ चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेना है, और इन दोनों के बीच का फिर हमको क्या करना है, अंतर बता देना। तो साधारण ब्याज निकालने के सिंपल जो मेथड है, P/R/T। तो इसमें P क्या है दोस्तों, ये है हमारा मूलधन, उसके बाद दर इंटू समय बटे 100, हमारा जो भी है आंसर निकल आएगा। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का भी आप लोग देख लीजिए, और इन दोनों को आप लोग सिंपली निकाल सकते हैं और इनके बीच का अंतर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या उनके दोनों अंकों के योग का 7 गुना है। इसके अंकों के व्युत्क्रम से निरूपित संख्या मूल संख्या से 18 कम है। मूल संख्या प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको सिंपल ट्रिक्स भी समझ में आ जाएंगी, आपको इतना लंबा तो नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भिन्न मॉडलों की कारें ए और बी की कुल लागत 5 लाख है, और कार ए 20% के लाभ पर बेची जाती है, और कार बी 20% की हानि से बेची जाती है। यद्यपि दोनों कारों ए और बी के विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों कारों ए और बी की लागत मूल्य क्रमशः लाख में बताई है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन देख लीजिए, और ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के ये क्वेश्चन खुद समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं मैथ के वैसे क्वेश्चन ज़्यादा मुंह से बोल के मतलब ज़्यादा नहीं समझा पा सकती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मेथड समझ में आए, क्योंकि क्वेश्चन तो लगभग सब में यही रिपीट होते हैं। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि आपको मैथड समझा सकूँ। तो मेथड और क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, उसके लिए आपको थोड़ी सी मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना आपको ऐसे समझ में मतलब मैं जितना समझाऊंगी आप उतना कंफ्यूज भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 1617, इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों? इसका सही ऑप्शन होगा 2। ये देखिए जितनी भी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं वो निकल के आ गई हैं, और 2 अभाज्य संख्याएं 229 और 233। अगला क्वेश्चन एक निश्चित कूटबद्ध भाषा में इसमें ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। इसमें से पूछा गया है में और एवं वे के लिए कौन से शब्द हैं? तो दोस्तों ये पूरी इसमें और वे इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, मैरी कॉम के प्रशिक्षकों का कहना है कि उसके पास मुक्केबाजी की वास्तविक प्रतिभा है, क्योंकि उसका कौशल ईश्वरीय देन है, अतः वह इसके हेतु किसी भी श्रेय की पात्र नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन पूछा गया, इसका कौन सा अनाकारिक तार्किक दोष है? तो इसका सही ऑप्शन सही होगा, अनेकार्थकता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिज्ञप्तियां तार्किक रूप से समतुल्य हैं? तो दोस्तों ए है, कोई भी महिला अहंकारी मनुष्य नहीं है। दोस्तों इस टाइप के भी 2-3 क्वेश्चन आए थे।
और बी है कोई भी अहंकारी महिला महिला नहीं है। सी है सभी महिलाएं गैर अहंकारी मनुष्य हैं। डी है सभी गैर अहंकारी मनुष्य गैर महिलाएं हैं। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि कथन कुछ क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाज नहीं है को असत्य दिया गया है तो निम्नलिखित में से कौन से कथन के तात्कालिक रूप से असत्य होने का अनुमान किया जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, कोई भी क्रिकेट खिलाड़ी गेंदबाज नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन इस प्रकार से संबंधित हैं कि वे दोनों असत्य नहीं हो सकते यद्यपि वे दोनों सत्य हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका ए और सी ऑप्शन सही होगा, ए और सी। कुछ महिलाएं बहुउद्यमी हैं और सी है कुछ महिलाएं बहुउद्यमी नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि एक टोटल संख्या मान लीजिए, उसमें 50 टोटल संख्या हमने 100 मान ली, तो उसमें कुछ महिलाएं बहुउद्यमी, मान लिया 50 बहुउद्यमी है, तो उसमें 50 बाकी बच रही ना, तो कुछ महिलाएं बहुउद्यमी नहीं है, यानी 50 महिलाएं बहुउद्यमी नहीं है। तो इसमें दोनों वे कथन जो दोनों असत्य नहीं हो सकते, मतलब ये दोनों ही कथन असत्य नहीं हो सकते लेकिन ये दोनों सत्य हो सकते हैं। तो शायद आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि इसमें क्या पूछ रहा है और कैसे बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय शास्त्रीय न्याय तर्क मत के अनुसार अनुमान के किस और दोस्तों शैनन वीवर मॉडल भी पूछा गया था, तो मॉडल भी एक बार देख लीजिएगा। भारतीय शास्त्रीय न्याय तर्क मत के अनुसार अनुमान के किस चरण में मुख्य पद या साध्य मध्य पद और लघु पद का संश्लेषण सम्मिलित होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी होगा। हेराक्लिटस एक मनुष्य है जो कि निरपवाद रूप से नश्वर है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आईटीसी में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द और उसका विस्तारण असंगत है। दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही होगा, RAR रीडेबल आर्काइव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए ए से डी के मतलब इसमें बीच बीच में हमें खाली स्थान दिए गए हैं दोस्तों, और उन खाली स्थानों में हमें ये जो 4 वर्ड्स दिए गए हैं इनको हमें सही जगह पे भरना है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ए होगा। सबसे पहले सी, उसके बाद ए, फिर डी, देन बी। और कंप्यूटर के लगभग 2 शायद क्वेश्चन तो मुझे याद हैं दोस्तों, हो सकता है एक आध मेरे दिमाग से भी निकल गया हो, लेकिन 2 क्वेश्चन, एक तो सही मिलान वाला आया था और एक में एक मैथ टाइप का क्वेश्चन आया था इसी का कंप्यूटर का। इसमें कथन पहला दिया गया है, फिर कथन दूसरा दिया गया है दोस्तों। तो इसमें ए जो है वो सही होगा, कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से फाइल प्रकार आधान या कंटेनर्स हैं जो भिन्न प्रकार की अनेक फाइलों को रखा सकते हैं। तो ए है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप लेयर 4 या MP4, और बी है MP3, सी है रार, डी है जिप। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, ACD। अगला क्वेश्चन दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 में है ऑटोमेटिक डेटा कैप्चर मेथड और लिस्ट 2 में है वर्डन। चलिए दोस्तों हम लोग इसका सही ऑप्शन और व्याख्या देख लेते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, बायोमेट्रिक्स इसका सही होगा, व्यक्ति के अनूठे ढंग से पहचानने के एक तरीके के रूप में अंगुली छाप का स्कैन, रेटिना का स्कैन, चेहरे की पहचान और आदि का उपयोग। तो बायोमेट्रिक्स का मतलब आपके अंगूठे का पहचान इस या छाप का अंगुली छाप का स्कैन यानी कि जो थंबनेल लगाते हैं, रेटिना का स्कैन होता है और चेहरे की पहचान आदि का उपयोग होता है। OCR क्या होता है, हार्ड कॉपी से सीधा डेटा का पठन या कंप्यूटर पठनीय रूप। OMR वह प्रणाली जो पूर्व निर्धारित स्थितियों में कागज पर पेंसिल या पेन चिन्हों को पढ़ाता है। और RFID उन माइक्रोचिप एवं एंटेना वाली सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का उपयोग जिन्हें 5 मीटर तक की दूरी से पढ़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
अभिकथन और तर्क है। तो अभिकथन दिया गया है, पूर्व औद्योगिक काल से कार्बन डाइऑक्साइड ने वैश्विक तापन में अधिकतम अंशदान किया है। तर्क दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड की वैश्विक तापन संभाव्यता उच्चतम है। इसका सही ऑप्शन सी होगा। ए सही है परंतु आर सही नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कथन वाला। कथन ये है, ऐसा दर्शाया गया है कि मछलियों और मछली खाने वाले पक्षियों में डायोक्सिन और अन्य क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन का खतरनाक स्तरों तक संचयन होता है। और कथन 2 है, डायोक्सिन अत्यधिक विषैले होते हैं और इसका अत्यंत निम्न संकेंद्रण प्रभावन भी जन्मदोष, जनन मूलक विकृति और कैंसर का कारक हो सकता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही होगा। कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा स्टेटमेंट वाला है। पहला कथन है, प्रजनक रिएक्टर में इसके खपत की तुलना में अधिक विखंडीय सामग्री उत्पन्न होती है। कथन दूसरा है, प्रजनक रिएक्टर में प्रजनन कार्य धीमे न्यूट्रॉनों के साथ सर्वोत्तम होता है और इसलिए मंदकों की आवश्यकता होती है। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही होगा। कथन पहला सत्य है लेकिन दूसरा असत्य है। प्रजनक रिएक्टर में प्रजनन कार्य धीमे न्यूट्रॉनों के साथ नहीं होता है और इसलिए मंदकों की आवश्यकता नहीं होती है। तो कथन पहला सत्य है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें अभिकथन और तर्क दिया गया है। तो अभिकथन है, जल में 5 से उच्च पीएच स्तर की अम्लीयता का जलीय जीवन पर अहितकारी प्रभाव होता है। और तर्क दिया गया है, 5 से अधिक और 7 से कम पीएच मान वाला जल अम्लीय प्रकृति का होता है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा। ए असत्य लेकिन आर सत्य है। पीएच का पूरा मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। और हाइड्रोजन के अणु किसी चीज़ में उसकी अम्लीय या क्षारीयता की जो प्रकृति है उसको तय करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक प्रकार के वायु प्रदूषक PAN का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किस पर भी ध्यान केंद्रित करती है? दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा, भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता परक शिक्षक। NEP 2020 में कक्षा 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। और साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पहला कथन है, स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासन भारत में राष्ट्रीय उच्च शिक्षा प्रणाली के निर्माण में विफल रहा है। और कथन दूसरा है, 1947 के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से 49 को भारत में उच्चतर शिक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप सुधारों के बारे में सुझाव देने के लिए अधिदेश दिया गया था। तो दोस्तों सही ऑप्शन इसका ए होगा। कथन ए और कथन 2 दोनों ही सत्य हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन मूल रूप से एक अकादमिएशन था? तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों को चिन्हित किया गया है? तो दोस्तों ए है, कला और विज्ञान के बीच कठोर पृथक्करण। बी है, एक निजी सेवा के रूप में शिक्षा। सी है, बहुविषयकता का विकास। और डी है, प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग। ई है, नैतिक और संवैधानिक मूल्यों को प्रोत्साहन देना। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा, CDE। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में उच्चतर शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किन मुख्य समस्याओं का सामना करती है? ए है, प्रचुर रूप में निधिकृत सार्वजनिक विश्वविद्यालय। बी है, विषयों का कठोर विभागीकरण। सी है, शिक्षकों और संस्थानों की सीमित स्वायत्तता। डी है, विषयों में गुणवत्ता परक शोध पर कम बल। और ई है, पूर्व स्नातक कार्यक्रम के कुछ महाविद्यालयों के साथ संबद्ध विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा, BCD। उसके बाद दोस्तों हमारा पैसेज आ गया है जो, और दोस्तों हमारा जो 5 क्वेश्चन का पैसेज होता है वो ऐसा होता है कि
कोई भी उसका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि गलत हो। तो आपको बस ध्यान से पढ़ के समझ के आपको पैसेज करने, ये 5 जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके डन है। बस थोड़ा सा आपको केयरफुली इसको पढ़ना है। और पैसेज दोस्तों कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। मैं पैसेज इसलिए भी नहीं पढ़ रही हूँ दोस्तों क्योंकि पैसेज कभी रिपीट नहीं होते, इनके क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते हैं। बस आप लोग इन पैसेज को अच्छे से पढ़ के इनकी प्रैक्टिस ठीक से कर लीजिए। मैं आपको इसके क्वेश्चन पढ़ के इसके आंसर ज़रूर बता दूंगी दोस्तों। चलिए, इसका ये पहला क्वेश्चन है इस पैसेज का, गद्यांश के पहले 2 अनुच्छेदों में संदर्भित कितने पादप संग्राहक परियोजना में कार्य कर रहे हैं? तो इसका ये ऑप्शन सही होगा 6। अगला है स्टेटमेंट वाला। पहला स्टेटमेंट है बोर्नियो द्वीप के मूल निवासी टोडांग डुसुन समुदाय में बाहरी व्यक्ति हैं। और कथन दूसरा है टोडांग वर्तमान में सबाह राज्य प्राधिकरण में कार्यरत हैं। तो इसका दोस्तों ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों ऐसे दिया गया, अभिकथन क्षेत्र में संचालित हो रही परियोजनाएं आरंभ में अपने सुनिश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने में बहुत अधिक फलदायी नहीं थी। और तर्क दिया गया है, आरंभ में परियोजनाएं स्थानीय लोगों के बिना सहयोग एवं समर्थन के संचालित की जाती थी। तो इसका दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। और हमारा अगला क्वेश्चन, परियोजना में निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी पादपों का अध्ययन नियोजित है? इसका डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, बी सी डी। इसका इस पैसेज का और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेटमेंट। कथन पहला है दुसुन समुदाय किनाबालू राष्ट्रीय पार्क के अंदर निवास करता है। और कथन दूसरा है परियोजना की योजना स्थानीय लोगों के परंपरागत ज्ञान के उपयोग द्वारा अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी। पहला कथन असत्य है लेकिन दूसरा कथन सत्य है। दोस्तों जिन लोगों का एग्ज़ाम आगे होने वाला है उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, और अपनी प्रैक्टिस और तैयारी अच्छे से करते रहें और बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर एग्ज़ाम देने जाएं और आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम करें। और जिन लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है वो लोग अच्छा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा हुआ है तो बस ऐसे ही जिस हिसाब से तैयारी जिस मेहनत के साथ कर रहे थे उस तैयारी को कैरी ऑन रखें और ऐसे ही तैयारी और मेहनत करते रहें, एक दिन उनका ज़रूर हो जाएगा।